हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, लुसेंट ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमी में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। क्लियर। बायोलॉजी भी हमारा चल रहा है, बायोलॉजी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, कंप्लीट उसको जल्दी कर लेंगे। उसके बाद आप जो बोलना जो सब्जेक्ट वही स्टार्ट हम करेंगे। क्लियर। और राकेश यादव सर वाले में भी 5 सब्जेक्ट एंड हो गया है। ठीक है। और इसमें तो हम अभी जो पेपर हो रहा है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो पेपर हुआ उसको डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। सीएचएसएल वाला का 1 दिन का बचा हुआ है, सीजीएल का हमने 1 सेट डिस्कस किया है। और आप बताना कैसा लगा। इसके अलावा जो भी हमारा ये कोर्स है उस पर 40% ऑफ मिल सकता है सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर से पुराना वाला रेट हो जाएगा। आप इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ज्वाइन करके। चलिए, हमारा 20 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया। 24 नंबर क्वेश्चन से कर सकते हैं। under which 5-year plan एग्रीकल्चर रजिस्टर अ निगेटिव ग्रोथ रेट। रजिस्टर किया था निगेटिव ग्रोथ रेट किस 5-year प्लान के अंदर रजिस्टर किया था निगेटिव ग्रोथ रेट। आप सीधे सीधा आंसर बता सकते हो। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा प्लानिंग कौन कौन से प्लान कब कब आए। अगर बेसिक आपको पता होगा ना, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं पता होगा तो भी आप बता दो। पहला हुआ 1951 से 56, दूसरा हुआ 56 से 61 और थर्ड हुआ 61 से 66। अब देखो इस 5-year प्लान में क्या क्या हुआ है। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर। इसके बाद इसी सिचुएशन में, इसी समय में आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्यों नारा दिया था? क्योंकि 2 चीज़ सफ़र कर रही थी। एक तो हमारा देश का सिक्योरिटी, तो हमें जवान की याद आ रही थी, और एक है फूड सिक्योरिटी, तो हमें अपने किसान की याद आ रही थी। तो थर्ड 5-year प्लान में निगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था एग्रीकल्चर में। मतलब थर्ड। और जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें हम हेवी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे, हेवी इंडस्ट्री पे। ठीक है ना, सेकेंड 5-year प्लान में। फर्स्ट ईयर 5-year प्लान में कुछ डेवलपमेंट हुआ जिसमें इम्पॉर्टेंट है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बना, हीराकुंड प्रोजेक्ट बना। एक प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो 5-year प्लान में आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये वो काम कर रही थी जो काम अभी पंचायती राज कर रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए, Who is known as father of white revolution? फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर किनको बोलते हैं? वी कुरियन को बोलते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और आपको पता है मिल्क के प्रोडक्शन में हमारा जो एक बहुत बड़ा हमारे ये बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। और इवन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऐसा नहीं है जैसे एग्रीकल्चर में सीजनल होता है, इसमें उतना, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ गाय भैंस है तो ये सीजनल नहीं होता है। ठीक है ना। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है, ये आपको पता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ध्यान देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाई इट्स कंट्रीब्यूशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इम्पोर्टेंस कैसे पता चलता है कि क्या कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को देता है, खासकर रूरल वुमेन, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मेजॉरिटी जो जितनी भी वुमेन काम करती है उसमें मेजॉरिटी कहाँ पे? रूरल से बिलोंग करती है। रूरल एरिया में काम क्या है? रूरल एरिया में मेजॉरिटी वुमेन, रूरल एरिया की मेजॉरिटी वुमेन एग्रीकल्चर में काम करती है। तो ये बात तो सही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट को बाहर बेचते हैं, उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं, तो दोनों डेवलप हुआ। फूड ग्रेन को सप्लाई, भाई कोविड के समय में जो अनाज फ्री में बट रहा था तो ये सब आया कहाँ से? क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर एग्रीकल्चर से अच्छा खासा प्रोड्यूस करके जमा करके रखे थे, ऑल ऑफ देम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कॉपरेटिव्स एट द नेशनल लेवल। कौन करते हैं? मार्केटिंग भी करती है और कॉपरेटिव्स भी करती है। देखो कॉपरेटिव्स और इवन हमारे फंडामेंटल राइट में भी है। आपको बताना कॉपरेटिव वर्ड हमारे फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में है, ड्यूटी वगैरह सब में है ये। ठीक है। आपको फुल फॉर्म पता होगा ना तो भी आप कर लोगे। जैसे FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम बस इतना है
कि फार्मर से एमएसपी रेट पे आपको अनाज लेके अपने पास रख लेना। एमएसपी रेट भी आप नहीं डिक्लेयर करोगे, यानी एमएसपी रेट भी डिक्लेयर करने का काम एफसीआई का नहीं होता है, ठीक है ना। नेफेड, इसका अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भाई हो गया ना, कोऑपरेटिव्स और मार्केटिंग यानी कौन करती है, नेफेड करती है। ये सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए है ना, और ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए, समझ गए ना। तो ये बनाया कब गया था, 1958 में बनाया गया था, ठीक है ना। अभी नाफेड, हाँ इतना याद रखना, बना था ये 1958 में गांधी जयंती के मौके पे। चलो इतना क्लियर है। काम यही है कि कोऑपरेटिव्स बनाना, मार्केटिंग करवाना, जिससे हमारे फार्मर को फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर आप बताना कि क्या और ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँ तो आप बताना। मैं सोच चाहता हूँ कि क्योंकि सारे चैप्टर हमें करने ही है, तो आप बताओगे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का, तो भी वो भी मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने बताया था कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद करना है, जैसे राइस वगैरह का है, तो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, ये है कानपुर में, ठीक है। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, ये किनका स्टेटमेंट है, किनका स्टेटमेंट है कि सब कुछ वेट हो सकता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में बहुत सारे डैम बनवाने स्टार्ट किए, क्योंकि डैम से फ़ायदा ये हो सकता था कि बहुत सारे लोगों को पानी मिलता है एग्रीकल्चर में सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा इरिगेशन के प्रॉब्लम होते हैं, तो इरिगेशन की फैसिलिटी के इन्होंने कई सारे डैम बनाए। और इवन जवाहरलाल नेहरू डैम को बोलते थे मॉडर्न एरा का टेम्पल, ठीक है ना, डैम को बोलते थे टेम्पल ऑफ मॉडर्न एरा। गांधी जी भी काफ़ी ज़्यादा बोलते थे मतलब कि इसके बारे में, कॉटेजेज इंडस्ट्री। गांधी जी का मेन फोकस था एग्रीकल्चर। गांधी जी कभी भी जैसे मोनोपोली पे फोकस नहीं करते थे, नहीं चाहते थे कि किसी एक का मोनो, चाहते थे कि छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्री हो, बहुत लोग और वो जॉब दे कुछ कुछ लोग को, ठीक है ना। गांधीयन प्लान किसने बनाया, आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गांधीयन प्लान किसने बनाया, गांधीयन। पहला क्वेश्चन कौन था, कोऑपरेटिव्स हमारे किस आर्टिकल में लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन गांधीयन प्लान। Which of the following provides the largest credit to agriculture and allied services? एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस में सबसे ज़्यादा लोन कौन देता है ये बताना है आपको। कोऑपरेटिव्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव्स एंड रीजनल रूरल बैंक। आपको तो सीधा से यार एग्रीकल्चर में देना है, एलाइड सेक्टर में देना है, तो रीजनल रूरल बैंक ज़्यादा दे देगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक इतना ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं हुआ है गांव वाले एरिया में, या बहुत ज़्यादा इनका ब्रांचेज वगैरह नहीं है। तो अभी भी कॉमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा देती है, अभी भी 60%, मतलब इवन 50% से ज़्यादा तो अभी भी कॉमर्शियल बैंक ही देती है। उसके बाद कोऑपरेटिव्स आता है, रीजनल बैंक रूरल बैंक का तो और कम आता है, अभी भी मेजॉरिटी यही देती है। द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट। द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड किस स्टेट, देखो इसका सिंपल मतलब है कि ज़्यादातर क्या है कि मान लो किसी के पास है 100, किसी राज्य के पास है 100 एकड़ ज़मीन पूरा, उसमें से मेजॉरिटी किसी के पास 50, 100 में से 50 एकड़ तो खेती की ज़मीन है, किसी के 100 में से 60, किसी के 100 में से 70, किसी के 100 में से सिर्फ 10। तो ये पूछ रहा है, तो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये मेजॉरिटी एग्रीकल्चर वाला राज्य है। सिक्किम में क्या है भाई, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, खेती होती भी है तो टेरेस फार्मिंग टाइप छोटी छोटी खेती होती है, ठीक है। और आपको पता है सिक्किम एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है और दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। वेयर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वार एस्टाब्लिश। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया गया था ये आपको बताना है, ये है पंतनगर, क्लियर है ना। ये एक्चुअली एस्टाब्लिश किया गया था 1960 में, नाम था जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे, पंतनगर में। और अभी तो ये पंतनगर आपको उत्तराखंड में मिलेगा, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में था, ठीक है ना। अभी ये यूके में है।
वेयर इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना उसका याद के लिए शुगर केन वाला आपको मिल जाएगा लखनऊ में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मिल जाएगा आपको मैसूर में। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ध्यान देना, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। पंतनगर, बेंगलुरु, कानपुर या दिल्ली। देखो इसमें भी वही यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा काम किया था, जीवी पंत यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये आपको पता है बन गया था 1960 में। तो यही यूनिवर्सिटी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इसमें एक्सटेंसिवली काम किया पहली बार। फिर तो बहुत ज़्यादा फार्मर भी करने लगे, क्योंकि पहली बार फार्मर को आप एकाएक नहीं ना बोल सकते, ठीक है ना। तो इसने बहुत बड़ा काम किया, मतलब इसने फार्मर को, बहुत सारे फार्मर को मतलब मनाने में ऐसे वैसे में हेल्प किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में दो नाम याद रखना है, MS स्वामीनाथन, जो आपको बोल सकते हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर इन इंडिया, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता इंडिया के कौन है। अगर पूरी दुनिया का पूछा तो नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के थे। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड, क्या किया उन्होंने, कंट्रीब्यूट क्या क्या किया ये बताना आपको। इंटर रीजनल इनइक्वालिटी, हाँ भाई, यूपी, वो भी खाली वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों जगह तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी जगह पीछे रह गए। इंटर क्रॉप, भाई सिर्फ वीट राइस पे फोकस किया, बाकी छोड़े। इंटर क्लास इनइक्वालिटी, ऑब्वियसली कुछ क्लास जिनके पास ज़्यादा खेत था, ज़्यादा खेत, देखो क्लास का मतलब होता है इकोनॉमी के टर्म में, जिसके पास ज़्यादा खेत था उनको बहुत कुछ मिला, क्योंकि छोटे खेत वाले इनमें पढ़ते नहीं थे, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी छोटे खेत वाले से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। बॉन्डेड लेबर सिस्टम का जो एबोलिशन वाला एक्ट था वो कब पास हुआ ये बताना है। बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट ये पास हुआ 1976 में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश किया गया, 1965 में। ऑब्वियसली पता चल गया क्यों भाई, जय जवान जय किसान बोलना पड़ गया। आप इसका मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोल दिया जाए कि आप कुछ फसल को इकट्ठा करके रखो, क्योंकि ऐसी नौबत न आ जाए फिर बाद में कि हमें फिर हाथ फैलाने पड़े किसी और के सामने। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज लेड टू मार्क्ड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, क्या क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, उसके अलावे एक एक करके करते हैं, करेक्ट है। प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस, रीजनल इनइक्वालिटी ये तो किया, ये भी किया, यानी 3 4 1 तो पक्का होगा। उसके अलावे देखो पल्सेस के केस में उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन इससे फ़ायदा हुआ ज़रूर पल्सेस को, क्योंकि पल्सेस भी तो इसके बाद हो फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के, मतलब एक्सटेंसिवली पल्सेस का नहीं हुआ, मेन फोकस ये था। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोडक्टिविटी पल्सेस का बढ़ा ही नहीं, ये भी होगा, ऑल का, ठीक है ना। खुद सोचो ना, पल्सेस को इग्नोर थोड़ी कर सकते। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, किस साल इंट्रोड्यूस किया गया, 1999। उसके बाद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है ना, जिसमें क्या करना था, लोगों को अनाज देना था। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है नहीं, एक होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दोनों अलग अलग चीज़ है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो अभी अनाज दिया जा रहा है 2 रुपये 1 रुपये या जो भी रुपये दिया जाता है, वो आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। नाम से क्या पता चलता है, मिशन, मिशन का मतलब गवर्नमेंट एक मिशन पे निकली है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कोशिश करे कि अपना प्रोडक्शन इन्हेंस किया जाए। प्रोडक्शन, लोगों को सस्ता मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात की गई थी। किन किन चीज़ों की, 3 चीज़ों की। कौन कौन चीज़ों की, राइस, वीट एंड पल्सेस, राइस, वीट एंड पल्सेस। ऐसा बोला गया था कि राइस को 10 मिलियन से इंक्रीज कराना है, 10 मिलियन टन, वीट को 8 और पल्सेस को 2। उस समय का ये प्लान था, 2007-8 में आया था। और उसके बाद इसमें क्या था कि कैसे बढ़ाया जाए, ये तो आंसर हो गया, लेकिन कैसे बढ़ाया जाए भाई। एक तो एरिया आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। एरिया मतलब अभी आप 10 एकड़ में खेत कर रहे हो, अभी जो एरिया में खेती नहीं कर रहे हो उसको भी लाओ इसमें,
पहाड़ को काट के खेत बनाओ। सेकेंड क्या कर रहा है कि सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, रीस्टोर करो भाई, रीस्टोर करो कैसे न कैसे करके करो, रीस्टोर कर देंगे। उसके बाद इससे होगा क्या, इतना सब कुछ करोगे तो इससे अपॉर्चुनिटी आएगी, किससे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा होगा तब तो आप फैक्ट्री में दोगे, और फैक्ट्री में भी क्या होगा, एग्रीकल्चर फैक्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फार्म की इकोनॉमी को बढ़ाना, ये सब नॉर्मल बात। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट, ध्यान देना, द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। सेकेंड क्वेश्चन है, शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस है, आपने एक ऐसा वर्ड सुना है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुगर केन के लिए नाम नहीं है। शुगर के लिए नाम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाकी फसल के लिए लगभग 20+ फसल के लिए, लेकिन शुगर के लिए नाम है फेयर एंड रेमनरेटिव प्राइसेस, FRP। क्लियर है, ये नाम आप याद करना है, क्लियर है। और एसेंशियल कमोडिटी तो है, तो अब क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं कि भैया एसेंशियल कमोडिटी करने से क्या मतलब होता है, और सरकार किन किन कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी कर सकती है। जैसे फूड आइटम भी करती है, कर तो बहुत चीज़ सकती है, करती है फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फूड आइटम को अगर एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाल दिया तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकती है, उसके प्रोडक्शन को प्रोहिबिट कर सकती है, रोक भी सकती है, इवन सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, इवन एक्सपोर्ट पे भी रोक लगा सकती है, ट्रेड एंड कॉमर्स, सब कुछ पे, कि भाई यहाँ हमारे पास कम हो रहा है, आप बोलो कि बेचेंगे, बोलेंगे ना विदेश में बेच देते हैं ना, ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है, ये नहीं कर सकते। इन इंडिया which of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied services। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पैसा देता है, ये आपको बताना है। मैंने आपको अभी तो बताया ना, कमर्शियल बैंक। which of the following is the chief characteristics of mixed farming। mixed farming का सिंपल मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर करते हो साथ एनिमल हस्बेंड्री करते हो, ठीक है ना। देखो, रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे मिक्स्ड एग्रीकल्चर की बात नहीं, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है ना, क्लियर है। आप यहाँ पे मिक्स्ड एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब होता है कि आप 2 खेत कर रहे हो साथ साथ। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि एनिमल भी को पाल रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो और क्रॉप को भी उगा रहे हो, दोनों साथ साथ। तो ये है C, करेक्ट आंसर है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंडस्ट्री का करने वाले हैं, और कल हमारा जो क्राउन पब्लिकेशन का जो बचा हुआ है, क्राउन पब्लिकेशन में कल आएगा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, इकोनॉमी में हमारा। तो क्राउन वाला भी साथ साथ चल रहा है। क्राउन में अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमी डिस्कस करें। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितना भी SSC CGL या CHSL का पेपर आया है, आपको सारे क्वेश्चन, मैं एक चीज़ बस ऐड करना है मुझे, क्योंकि चाहे आप लुसेंट का बुक देखो या क्राउन वाले में, उसमें आर्ट एंड कल्चर अच्छे से नहीं दिया है। आर्ट एंड कल्चर को उतने दिया है, मिसलेनियस में थोड़ा थोड़ा दिया है, बस मुझे आर्ट एंड कल्चर एक्स्ट्रा करवा देना है इन दोनों बुक में। उसके बाद एक भी क्वेश्चन स्टैटिक वाला नहीं छूटेगा, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा, करेंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, लेकिन स्टैटिक आपका नहीं छूटेगा, जितना भी मैं करा रहा हूँ उसी से आएगा, मतलब बुक ही करा दे रहा हूँ, उसमें क्या मेरा क्या क्रेडिट, ठीक है। बस मेरा फोकस है, जैसे इन बुक सब पे फोकस है कि कॉन्सेप्ट आपको, जैसे लुसेंट का तो मैंने, देखो लुसेंट में मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे कराना है, कि आप, क्योंकि उसमें फीडबैक वगैरह ज़्यादा मिलता नहीं था। लेकिन अब क्या है, इस पे हमारा कंटेंट तो हमारा चलेगा ही, कंटेंट तो हमारा होगा ही, लेकिन ऐसा हो जाए कि मैं समझा दूँ अच्छे से, जो आपको दोबारा पढ़ने भी नहीं, दोबारा पढ़ोगे मतलब ज़्यादा आपको दिमाग में सब अटका दूँ यहीं पे, तो कितना अच्छा रहेगा। वही काम हमारा इस कोर्स में कर रहे हैं, ठीक है, कि सब कुछ आपको याद हो जाए। आप अभी मैंने एक वीडियो डाला है ओशन करंट का, आप देख सकते हो, ये पब्लिक या ओशन करंट का, यहाँ पे देख सकते हो, इसकी क्वालिटी को जज कर सकते हो। और फिर मिलते हैं, इस नंबर पे मैसेज करना, डाउट हो कुछ भी मैसेज हो तो व्हाट्सएप कर देना।
चलिए थैंक यू सो मच।